ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज वर्कशॉप के तीसरे दिन आपका स्वागत है। और आज हमारे पास, हेलो, आई एम ऑडिबल? हाँ सर। ओके, आज हमारे 3 लेक्चर हैं कुल हमारे पास। पहला प्रोफेसर गिरीश नाथ झा सर का है, कॉर्पोरा एंड मशीन ट्रांसलेशन एंड स्टैटिस्टिकल मेथड। तो मैं सर से अनुरोध करूंगा, क्योंकि समय हो गया है और आज को ज्वाइनिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। वैसे मैंने सबको लिंक ईमेल कर दिया है, सारे लोगों को नया लिंक ईमेल कर दिया है। तो मैं सर से अनुरोध करूंगा कि सर स्टार्ट करें अपना सेशन, कॉर्पोरा मशीन लर्निंग एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी। सब लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो मैं अपना ये हैंड आउट शेयर करता हूँ। शेयर माय डेस्कटॉप। ओके, ओके। सब लोग मेरा ये हैंड आउट देख पा रहे हैं? तो क्लियर है? Is everybody able to see my lecture note? Yes sir, yes. Okay, perfect. Okay. ये जो आज व्याख्यान है, ये लेक्चर नंबर 9 है। आज 30 मई 2020 को। और जो अब तक की लेक्चर्स और इंटरेक्शन चल रही हैं, उसमें आप लोगों ने देखा कि संगणकीय भाषा विज्ञान को संस्कृत पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे हम संस्कृत को डिजिटाइज करने में मदद कर सकते हैं। और इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग्स क्या होंगी, स्पेशल सॉफ्टवेयर्स क्या होंगे। जैसे कल आपने HTML की पढ़ाई की। HTML बहुत बेसिक टूल है और उससे पहले आप संगणकीय भाषा विज्ञान के बारे में बेसिक चीज़ जान पाए और कैसे टेक्स्ट को डिजिटाइज करते हैं, सर्चेबल बनाते हैं, इंटरैक्टिव बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी। तो आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और जो नई परंपरा संगणकीय भाषा विज्ञान में है, वो है कॉर्पोरा बेस्ड मशीन लर्निंग की और स्टैटिस्टिकल मेथड की। तो आज हम चर्चा करेंगे इन 3 चीज़ों पे, कॉर्पोरा, मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल मेथड्स पे। बहुत ही मौलिक बातें हम बताएंगे आपको 1 घंटे में, जितना संभव हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि मशीन लर्निंग और जो कन्वेंशनल एल्गोरिथम्स हैं, 2 तरह की बात होती है। कन्वेंशनल मशीन लर्निंग, एक सेकंड, मैंने ये एडमिट कर दिया है, ये बार बार एडमिट करने का आ रहा है मुझे। Someone should do this job. Sir, I'm working there. जो एडमिट करने वाला है, एक सेकंड, मुझे बार बार एडमिट करने का आ रहा है ये। I hope in the meeting, right? So there should not be anyone. Okay, good. Right. So ये समझने की बात पहले है कि जो मशीन लर्निंग से पहले कि जो एल्गोरिदम होते थे, खासकर AI के लिए और नॉन AI के, 2 तरह की बातें हम करते हैं। जो AI के प्रोग्राम्स एल्गोरिदम्स होते हैं थोड़े डिफरेंट होते हैं, और जो बाकी के रन ऑफ द मिल प्रोग्राम्स होते हैं, जिसको हम बिजनेस कंप्यूटिंग कहते हैं, मैथमेटिकल कंप्यूटिंग कहते हैं, वो अलग तरीके की होती हैं। और AI के प्रोग्राम्स में विशेष रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले कैसे होते थे 90s में, मैंने एक रखा है एक तौर पे एक डिवाइडिंग लाइन कि उससे पहले क्या होते थे और आज क्या होती हैं। तो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स एल्गोरिथम्स में क्या होता है, और अभी भी जो नॉन AI के प्रोग्राम्स हैं ज़्यादातर पुरानी पद्धति से चलते हैं। तो
हम क्या करते हैं, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेते हैं एज पर द नीड्स ऑफ द टास्क, और उसके बाद उसको प्रोग्राम करते हैं। और जानने की बात यह है कि सारे जो टास्क हैं प्रोग्रामेबल नहीं होते, तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि कौन से टास्क प्रोग्रामेबल हैं और कौन नहीं है, राइट। तो जैसे हम कहें पाणिनि में स्वतंत्र कर्ता, अब ये प्रोग्रामेबल है कि नहीं है ये सोचना पड़ेगा आपको। कर्तो ईप्सित तमम कर्म, अब ये प्रोग्रामेबल है आजकल की टेक्नोलॉजी के को ध्यान में रखते हुए नहीं है, देखना पड़ेगा। तो बहुत से टास्क प्रोग्रामेबल नहीं होते हैं, तो वो आपको चुनना है। उसके बाद हमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस करनी है कि आखिर इस प्रोग्राम में हम क्या बनाएं और क्या इसका रिजल्ट होगा और क्या इसकी प्रोसेस होगी, कौन सा लोग उसको यूज़ करेंगे, तो सारी बातें हम देखते हैं। प्रोसेस फ्लो क्या होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये असाइन कर देते हैं जो ग्रुप ऑफ प्रोग्रामर्स को। रिक्वायरमेंट एनालिसिस इज डन बाय द मैनेजमेंट लेवल, यू नो, प्रोग्रामर के साथ। इसके बाद हम प्रोग्रामर्स असाइन करते हैं कि भाई आप इस पे एक स्टेप्स लिए, सूडो कोड लिखिए, कैसे करेंगे आप इसको। आफ्टर दैट इज अप्रूव्ड देन एक्चुअल कोडिंग बिगिंस। एक्चुअल कोडिंग में हम क्या करते हैं, जो लैंग्वेज उस वक्त की अच्छी है या जिसमें हम कंफर्टेबल हैं, वो हम जैसे जावा है और C++ है, पाइथन, ये सारी भाषाएं जो भी हम चुनना चाहें ले लें। उसके भी अलग होते हैं, द लैंग्वेज वी डिसाइड, उसके लिए काफ़ी चीज़ें होती हैं। हम कौन सी लैंग्वेज लेते हैं, क्या टूल्स हैं, हमारे हार्डवेयर की सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, बहुत सी बातें होती हैं। मोबाइल पे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये सारी बातें। उसके बाद कंपाइल करते हैं, और जब हम कंपाइल करते हैं तो उस वक्त यदि सिंटैक्टिक एरर्स होती हैं कोड में, सिंटैक्टिक एरर्स मतलब एज पर द ग्रामर ऑफ द लैंग्वेज, जैसे जावा का ग्रामर है, उसका कंपाइलर उसके हिसाब से यदि कोई गलती है तो कंपाइलर रिपोर्ट करेगा उसको हम चेक करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिमूविंग कंपाइलर एरर्स, कंपाइलर कंपाइल टाइम एरर्स और इंटरप्रिटेशन एरर्स। जब कंपाइलेशन हो गया, हमने कंपाइल कर लिया, फिर उसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। उसके बाद हम इसको देते हैं इवैल्यूएशन में, और जो इवैल्यूएशन टीम है वो उसको इसके रिजल्ट्स को चेक करती है, और उसके बाद जो है जो भी उसके रिजल्ट्स हैं उसको वो चेक करती है कि रिजल्ट्स एज पर रिक्वायरमेंट एनालिसिस है कि नहीं है, जो रिजल्ट्स अभी आ रहा है और जो हमने प्लान किया था वो है कि नहीं है। ये QA टीम करती रहती है। तो QA टीम जो रिपोर्ट भेजती है उसके हिसाब से जो प्रोग्रामिंग टीम है फिर से उसको डिबग करती है। ये रन टाइम एरर्स, मतलब ये जो हमने कहा कि जो एरर आई है, चाहे रन टाइम एरर है, चाहे फीचर्स वाली एरर है, इसको हम चेक करते हैं, राइट, और फिर उसको ठीक करते हैं, फिर कोड को मॉडिफाई करते हैं। कई बार जो QA की टीम है नई फीचर्स हमें सजेस्ट करती हैं, तो वो एज पर पुरानी एनालिसिस, रिक्वायरमेंट एनालिसिस के हिसाब से सब सही है, लेकिन उस वक्त लगता है QA टीम को कि ये भी बात होनी चाहिए इसमें, तो फिर उसमें वो सजेस्ट करती है, फिर उसको हम चेंज करते हैं। फिर सारी ये प्रक्रिया चलती रहती है। फिर उसके बाद वो सॉफ्टवेयर रिलीज होता है। रिलीज होने के बाद उसको जनता यूज़ करती है, उसमें फिर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसको QA टीम उस प्रॉब्लम्स को फीडबैक को जमा करती रहती है। फिर एक समय बाद सॉफ्टवेयर का नया वर्जन आता है। ये प्रक्रिया चलती रहती है, राइट। दिस इज कॉल्ड कन्वेंशनल मेथोडोलॉजी ऑफ सॉफ्टवेयर साइकिल, जो है वो चलती रहती है। अब जो AI में, अभी हम कन्वेंशनल एल्गोरिथम्स की बात कर रहे हैं। AI में क्या होता है कि जो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स में हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मल ग्रामर का, एल्गोरिथम्स का, थोड़े से डिफरेंट होते हैं वो। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमें एक कॉन्टेक्स्ट ग्रामर बेस्ड कोई एल्गोरिथम हमें यूज करना है और उसको हिंदी ग्रामर को उसमें डालना है, और इसको किसी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे अर्ली का एल्गोरिथम जो है वो प्रोलॉग में इम्प्लीमेंटेड है। प्रोलॉग जो भाषा है, एक सेकंड, हेलो, कोई प्रॉब्लम हो रही है? हेलो, कैन एवरीबॉडी हियर मी? Yes, sir. ओके, Yeah. राइट। तो जो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स में AI के लिए, मैं पहले बात कर रहा था जो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स होते थे बिजनेस कंप्यूटिंग के लिए, राइट, जैसे कि B2B प्रोग्राम्स हैं। अब E-लर्निंग के भी बिना AI वाला E-लर्निंग का भी प्रोग्राम हो सकता है, कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी सॉफ्टवेयर, राइट।
एआई के प्रोग्राम्स जैसे मान लीजिए हमें एआई के प्रोग्राम्स में क्या करते हैं, हम नेचुरल लैंग्वेज को समझने का प्रयास करते हैं, राइट, कि उसमें उसके क्या निकल रहा है। अब नेचुरल लैंग्वेज बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है उसमें, बहुत वेरिएबिलिटी होती है, और सब्जेक्टिविटी भी हो सकती है उसमें। तो उसके लिए हम थोड़े डिफरेंट तरह का एल्गोरिदम इस्तेमाल करते हैं, और जो कि नेचुरल लैंग्वेज को समझ सके। अब अर्ली एल्गोरिदम जो है, जो प्रोलॉग में उसका कोड लिखा गया है, वो क्या करता है, यदि आपने ग्रामर किसी भाषा का एक निश्चित सिंबल में बना कर दिया है, निश्चित तरीके से बना कर दिया है, राइट, तो उस ग्रामर को सीधे वो कंपाइल कर लेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं ग्रामर दूँ किसी भाषा का, हिंदी के लिख के दूँ, तो कोई प्रोग्राम सीधे नहीं समझेगा उसको। दैट ग्रामर हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोड, तब समझ पाएगा उसको। बट इफ द ग्रामर इज स्ट्रक्चर्ड इन अ सर्टेन वे दैट अ पार्सर कैन रीड इट, तब डायरेक्टली रीड कर लेगा उसको, राइट। तो उसका उदाहरण अभी आपको देते हैं कि दिखाने के लिए। जैसे मान लीजिए हमने एक प्रोलॉग पार्सर इम्प्लीमेंटिंग अर्ली एल्गोरिथम फॉर ग्रामर। जैसे मान लीजिए हमने प्रोलॉग पार्सर है और जो कि अर्ली एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करता है। प्रोलॉग प्रोग्राम व्हिच इम्प्लीमेंट्स अर्ली एल्गोरिथम, राइट। सो उसको हम ग्रामर लेक्सिकॉन देंगे, तब वो किसी वाक्य को पार्स करेगा। जैसे मान लीजिए अब ये पार्सर है, इसी एक सर्टेन एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करता है, तो इसको हमने ग्रामर लेक्सिकॉन दिया जो इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना हुआ है, तब हम नेचुरल लैंग्वेज सेंटेंस देंगे, उसको समझेगा वो। हमने एक वाक्य दिया इंग्लिश का मान लीजिए, ठीक है, और उस वाक्य को पार्सर को दिया। पार्सर क्या करेगा, वो ग्रामर लेक्सिकॉन जो कि उसके हिसाब से कंस्ट्रक्टेड है, उसको कंसल्ट करके फिर उस सेंटेंस की एनालिसिस करेगा, राइट। सब समझ रहे हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ग्रामर जो कन्वेंशनल में होता कैसा होता है। ये मान लीजिए ग्रामर का एक शब्द देख पा रहे हैं इसको, राइट, यू कैन सी द ग्रामर, राइट। हेलो, यस सर, यस, गुड। अब ये ग्रामर में क्या है कि ये राइट ग्रामर, जैसे कि ये एट्रीब्यूट वैल्यू ग्रामर है सर्टेन टास्क के लिए, कि हम अंग्रेजी को एसक्यूएल में ट्रांसलेट करेंगे नेचुरल लैंग्वेज इंटरफेस में, जो मेरी मास्टर्स थीसिस थी यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय उर्बाना शैम्पेन में। तो अब जैसे मान लीजिए हमने ये डिफाइनिंग किया, जैसे पाणिनि डिफाइन करते हैं वृद्धि गुण एक्सेट्रा, हमने इसको डिफाइन किया कि डाइट्रांस क्या है, डाइट्रांजिटिव क्या होता है अंग्रेजी में, डिफाइन कर दिया, मैक्रोज हो गए। फिर जैसे पाणिनि गुण डिफाइन करते हैं, हमें वी ट्रांस डिफाइन कर दिया, ठीक है। फिर ये वर्ब इंट्रांसिटिव डिफाइन कर दिया। उसके बाद ग्रामर शुरू होता है। पाणिनि वैसे ही करते हैं, पहले डिफाइन करते हैं, उसके बाद वो उनकी सूत्र श्रृंखला आती है, जैसे कि इको होना चाहिए, अगर सवर्ण दीर्घ वगैरह, बात स्टाइल वही है। और बाद में इस ग्रामर में भी बाद में लेक्सिकॉन होता है, जो ग्रामर के हिसाब से ही डिफाइन होता है। हमने डिफाइन किया वर्ड क्रिएट, अंग्रेजी का वर्ड क्रिएट, इसको डिफाइन किया 3 शब्दों में, ये डाइट्रांजिटिव है, ये सेकंड पर्सन है प्रेजेंट टेंस, और इसका ट्रांसलेशन एसक्यूएल में स्ट्रक्चर कोई लैंग्वेज में क्रिएट होगा। ये ग्रामर लेक्सिकॉन है, ये मैंने फ्रैगमेंट दिया है, पूरा नहीं है। अब इसको जब हम उस पार्सर को फीड करेंगे, तो पार्सर क्या करेगा, उसको फिर एनालाइज करेगा इस ग्रामर को देखते हुए, ठीक है। तो जब हमने उस पार्सर को ग्रामर दे दिया, तो हम कहेंगे कि दैट पार्सर हैज बीन नाउ ग्रामेटिकली ट्रेन्ड, राइट, इन ए डिफरेंट सेंस, इन ए नॉलेज रिच सेंस। हम कहेंगे कि हमने भाषा देने, आजकल जो भाषा देते हैं उसको देने के बजाय हमने भाषा को एब्स्ट्रैक्ट करके उसका ग्रामर लेक्सिकॉन पार्सर को दिया। अब पार्सर ने उसको देखा और उसके हिसाब से है और उसने उसको समझ लिया, राइट। अब ये जो पार्सर है, जो नॉलेज रिच हो गया है, अब उसको हम कोई प्राकृतिक भाषा का वाक्य देंगे कि उसको तुम उसकी व्याख्या करो, राइट। और वो पार्सर यदि उसकी व्याख्या करके सिर्फ एक एनालिसिस देता है तो आइडियल है। लेकिन होता क्या है आमतौर पर, क्योंकि ग्रामर में कई रूल्स एक साथ लग सकते हैं। अब पांडे भी कहते हैं विप्रतिषेधे परम कार्यम, जब प्रतिषेध हो, एक साथ 2 एकाधिक रूल लगे तो बाद वाला जो है अच्छा है। ग्रामर में हमेशा ये बात होती है। तो ग्रामर यदि छोटा भी हो तो उसकी सीक्वेंसिंग इतनी परफेक्ट नहीं होती कि एक साथ 2 रूल लग सकते हैं। जैसे पाणिनि में हम देखें कि अकर सवर्ण दीर्घ को हम संधि में सीक्वेंस करें और उसको लास्ट में ना रखें तो हर जगह लग जाएगा वो, क्योंकि हर एक वर्ड में आ अब वगैरह मिल जाएगा, जहां आ मिलेगा उसको तोड़ देगा वो।
है कि नहीं? तो उसकी सीक्वेंसिंग बाद में ना करें तो सब उल्टा पुल्टा रिजल्ट आएगा। तो रूल सीक्वेंसिंग और ऑप्टिमाइजेशन बड़ा महत्वपूर्ण होता है। हम ग्रामर के रूल्स को कैसे ऑप्टिमाइज करें कि वो एकदम ऑप्टिमम आउटपुट ले आए, हमारा ब्रेन हमेशा करता रहता है, और मशीन को ही समझाने की बात है। तो यदि पार्सर ने एक आउटपुट दिया तो आइडियल है, लेकिन पार्सर जनरली क्या करता है, एक से ज्यादा देता है, और इसको बोलते हैं एम्बिग्विटी। यही समस्या रही है जो कन्वेंशनल एल्गोरिदम एआई की जो थी, जिसमें हम ग्रामर लेक्सिकॉन का इस्तेमाल करते हैं, सबसे बड़ी समस्या यही रही है, एम्बिग्विटी। अब मैंने जो छोटा ग्रामर लिखा था ये अंग्रेजी के कमांड सेंटेंसेस के लिए, उसमें एक साथ 14-15 उत्तर आते थे। तो अब ये समस्या होती है। अब जैसे उदाहरण देखिए, जैसे मान लीजिए हमने एक वाक्य दिया उसको, और यदि एक ही उत्तर लाता है तो ये सही है। उत्तर कैसे लाता है पार्सर? ऐसे लाता है, उसकी एनालिसिस करके देता है। सब देख पा रहे हैं ना? राइट। तो ऐसे देता है वो। तो ये हुआ कि हम कहेंगे कि मशीन ने, ये ट्रेन मशीन हो गई है, इसने एक ग्रामर और लेक्सिकॉन को समझ लिया, इंटरनलाइज कर लिया, उसके बाद उस भाषा के वाक्य को वो एनालिसिस करके दे रहा है। तो दिस मशीन हैज बीन ट्रेन्ड, सो टू से, ग्रामेटिकली and through a lexicon, right? This is called knowledge rich tradition of computing. Is that clear, everybody? Okay, now let's go further. पार्सिंग और एम्बिग्विटी, जिसे हम एम्बिग्विटी की बात कर रहे थे कि होती क्या, पार्सिंग क्या होती है? पार्सिंग मतलब टेक्निकल सेंस में डेरिवेशन होता है। We start from a point and go up to some certain point, and at each intermediate point there is an output. उस आउटपुट को जो मेमोरी में कहीं स्टोर किया जाता है, और फाइनली जो ऑप्टिमम लास्ट आउटपुट उसको दिखाया जाता है। We do not show intermediate outputs, right? तो हम पार्सिंग में क्या करते हैं, A यूनियन B स्टार। A नॉन टर्मिनल है। किसी भाषा में दो तरह की शब्दावली होती है, जो टर्मिनल शब्द होते हैं, जो नॉन टर्मिनल होते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वगैरह नॉन टर्मिनल है। राम श्याम, खाता है, जाता है, ये टर्मिनल आइटम्स हैं। इनके समूह से भाषा बनती है एब्स्ट्रैक्ट लेवल पे। हमारे मस्तिष्क में वही बात होती है। हम बोलते तो राम श्याम मोहन है, लेकिन उस बोलने में राम हम जानते हैं कि नाउन है, और खाता है क्रिया है, दिमाग में जानते हैं। तो इसके संयोग से जो शब्दावली बनती है उसको भाषा बोलते हैं। तो इस भाषा में जो डेरिवेशन होता है यूजिंग प्रोडक्शन P, A goes to B if C, ठीक है, तो उसको डेरिवेशन बोलते हैं। और इस प्रोडक्शन के में यदि कोई शब्द दें और उसका एक एनालिसिस आए, और वो शब्द क्या है, वो शब्द किसी भाषा L में है जिसका ग्रामर G है, और वो ग्रामर जो है CFG है। मान लीजिए हमने इफ लगाया, कंडीशन लगाई कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर नाम से कोई ग्रामर है, और वो भाषा L को गवर्न करता है, ठीक है, L को डिस्क्राइब करता है। यदि कोई W उस भाषा में शब्द है, तो उस W का एक से एक पार्स, कम से कम एक पार्स आना चाहिए, तभी वो शब्द है उस भाषा का। यदि उस W शब्द का उस भाषा में कोई एनालिसिस ही नहीं आए, तो उसका मतलब शब्द ही नहीं है उस भाषा का। मैं ये फॉर्मली बात कर रहा हूँ, ठीक है। और यदि शब्द है तो उस भाषा में उसका कम से कम एक उत्तर आना चाहिए, पार्स आना चाहिए। यदि एक से ज्यादा उत्तर आता है तो एम्बिगुअस है। उदाहरण के तौर पे यदि मैं रामाभ्याम कहूं, तो उसके यदि अकेले रामाभ्याम दो तो एक से ज्यादा उत्तर आएंगे उसके। वाक्य दूं मांगत नाव न केवट आना, इस वाक्य का एक से ज्यादा उत्तर आएगा, इसको एम्बिगुअस बोलते हैं। वो आइडियल सिचुएशन क्या है कि एक पार्स होना चाहिए, और हमेशा हमारा नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन ब्रेन एक पार्स लाता है। कैसे लाता है ये अब तक कोई समझ नहीं पाया है। निश्चित रूप से ग्रामर की रूल्स की एक बहुत ही ऑप्टिमाइज सीक्वेंसिंग है ब्रेन में। ऑब्वियसली ब्रेन को बहुत से और इनपुट मिलते हैं, विजुअल इनपुट मिलता है, ऑडियो इनपुट मिलता है, स्पीकर का पूरा बैकग्राउंड होता है जो बोल रहा है मेरे सामने। उन सबको वो एक बड़े ही स्मार्ट तरीके से मिक्स करके, यूज करके वो आइडियल रिजल्ट लाता है। लेकिन होता क्या है कि प्राकृतिक भाषा एक चैनल है, और एआई में और कई सारे चैनल होते हैं। अभी प्राकृतिक भाषा में क्या होता है कि यदि हम अब एक से ज्यादा पार्स है W का, तो हमने कहा भाई ग्रामर जो लिखा है वो ग्रामर में कुछ गड़बड़ है, सीक्वेंसिंग ठीक नहीं है, ग्रामर को ट्यून करो, और फिर पार्स जो है एक आ गया तो ठीक है। यदि पार्स फिर भी एक से ज्यादा आ रहा है तो उसका मतलब वो भाषा ही एम्बिगुअस है। इसको बोलते हैं इनहेरेंट एम्बिगुइटी। यानी जो प्राकृतिक भाषाएं, ऐसा देखा गया कि सारी प्राकृतिक भाषाएं जो हैं
उसमें ये इनहेरेंट एम्बिग्यूटी होती ही होती है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। और संस्कृत में मुझे लगता है कि जितनी भाषाएं प्राकृतिक हैं सबसे कम एम्बिग्यूटी होगी, ऐसा हम कह सकते, होगी कह सकते हैं, हम निश्चित रूप नहीं कह सकते। ठीक है, सबको इतना स्पष्ट है? अब आगे बढ़ते हैं। अब जो एआई प्रोग्राम्स हैं, जब मैं रिकॉर्डिंग पता नहीं ऑन है कि नहीं है, एक मिनट देख लूं जरा सा। कैन समवन टर्न ऑन द रिकॉर्डिंग? But it is not showing that it is a recording. It is only the live streaming service. I think it is not recording. रिकॉर्डिंग तो ऑन कर रखा था। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। सर रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हो गया था। Sir, your voice is not coming. I think you are muted. Sir, please unmute yourself. ठीक है। राइट, सो स्क्रीन इज शेयर, सब लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं ना? Yes, हाँ sir. सर, Yes, sir. हाँ सर। Okay. अब क्या है कि while most AI programs are still conventional, non-AI, sorry, while non-AI programs जो ज्यादातर हैं still unconventional हैं, they use basically a huge database which is kind of mimics the grammar of the data, और rules होते हैं, and then basically it picks up data and processes. अब ऐसे programs they are not able to correct themselves. इन द सेंस कि जब डेटा का साइज बढ़ेगा, डेटा का स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो प्रोग्राम वैसे बिहेव करेगा। अब डेटाबेस मान लीजिए हमने रखा है, उसमें भी हमारे आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल प्रोग्राम्स, समथिंग व्हिच वर्क्स ऑन ह्यूज डेटाबेस। तो मैंने मान डेटाबेस रखा है, उसमें अभी रिकॉर्ड्स कम है हमारे, तो कम उत्तर देगा। रिकॉर्ड बढ़ा दी, ज्यादा उत्तर देगा। हमने उसको चेंज कर दिया तो प्रोग्राम चेंज कर देगा। बट प्रोग्राम अपने आप जो है वो अपने आप नहीं लर्न करता, डिसीजन नहीं लेता। It's not able to decide by itself. तो लेकिन जो मोस्ट एआई प्रोग्राम्स आजकल हैं वो मशीन लर्निंग बेस्ड हो गए हैं। वो क्यों हुए हैं? अभी भी जो मोस्ट नॉन एआई प्रोग्राम्स है, बिजनेस कंप्यूटिंग का है, जैसे मोस्ट लाइकली अमेजन का जो बाइंग एंड सेलिंग है, सिंपल जो ई कॉमर्स वाले एप्लीकेशंस हैं, वो सारे भी नॉन एआई बेस्ड डेटाबेसेस पे चलते हैं। ठीक है, जैसे बैंक अकाउंट्स वगैरह हैं। लेकिन जो एआई प्रोग्राम्स है दे आर बेस्ड ऑन मशीन लर्निंग। व्हाई? ये सोचने की बात है। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की बात करते हैं। आज मोस्टली दे आर यूज्ड फॉर एआई बेस्ड एल्गोरिथम्स। क्यों? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्यों ऐसा है? दो कारण है। अब एआई जनरली यूज विद डेटा विद अनसर्टेनिटी। अब जो एआई का जो इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां की बहुत डेटा हो, वेरिएबल हो, जैसे बिग डेटा की बात करते हैं, बराबर बार बार चेंज हो रहा हो, काफी नॉइज हो, अनसर्टेनिटी हो, कॉम्प्लेक्सिटी हो। अब ऐसे सारे केसेस में ऐसे कैन यू हियर मी? यस सर, यस सर। ऐसे हो क्या रहा है कि सेम जेनी वेबिनार का अकाउंट बहुत से लोग यूज कर रहे हैं। समझ जस्ट सेंड मी आउट, गॉड नोस हु डिड इट। बट yes sir, we can hear you. Okay, right. So इस कैटेगरी में आमतौर पे सारे नेचुरल लैंग्वेज डेटा फॉल करते हैं। वैसे द बिग डेटा व्हिच कम्स अप ऑन इंटरनेट मे नॉट बी ऑलवेज नेचुरल लैंग्वेज, दैट मे आल्सो बी वेरी नॉइजी, वेरी अनसर्टेन, विद मैक्सिमम एंट्रोपी। लेकिन जो नेचुरल लैंग्वेज डेटा है, ऑल ऑफ देम वुड कम अंडर दिस कैटेगरी। तो यहाँ पे कन्वेंशनल एल्गोरिथम जो है वो नहीं लगते, इसलिए कि ग्रामर हम कितना देंगे? ग्रामर बदलना पड़ेगा बार बार, हमको डिक्शनरी बदलनी पड़ेगी, नए नए शब्द आ जाते हैं, नए नए फ्रेज आ जाते हैं, कितना आप उसको चेंज करेंगे? राइट, ये सारी बातें उसमें होती हैं। दूसरा कि जो अब हुआ क्या है, एक और बात जो हुई है कि लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा अवेलेबल ऑन द वेब। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट नहीं है। अब जो है जब से इंटरनेट आया है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ डेटा हैव बिकम अवेलेबल ऑन द वेब एंड दे आर मोस्टली अनसुपरवाइज्ड, क्योंकि इंट्रोडक्शन नहीं है उसमें, रॉ डेटा है।
और वो काफ़ी वेरिएबल है, चेंज हो रहा है, अनसर्टेनिटी है, उसमें लैक ऑफ मैथमेटिकल लॉजिकल प्रिसिजन इन डेटा. And in such data, grammar lexicon methods cannot be applied for clear results. तो ये रियलाइजेशन आया है दो कारण से. एक तो डेटा उपलब्ध हो गया और दूसरा कि जो कन्वेंशनल मेथड थे उससे हम कहीं पहुंच नहीं पाए, है कि नहीं. तो इसलिए अब जैसे मशीन अनुवाद ही हमने बनाया ग्रामर लेक्सिकन बेस्ड पे, तो उसको बार बार अपडेट करते रहना पड़ेगा. और मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हमने बना दिया एक बार, और मशीन जो डेटा आ रहा है, जो रॉ डेटा आ रहा है या जो पैरेलल डेटा आ रहा है, जो फीडबैक आ रहा है, उससे मशीन अपने आप को ट्रेन कर रही है. जो हमने इंग्लिश टू उर्दू मशीन अनुवाद 2013 में रिलीज किया था, उस वक्त बहुत अच्छा नहीं था वो बिंग के लिए. आप चेक करें उसको माइक्रोसॉफ्ट बिंग पे, ठीक है. अब देखिए वो 7 साल में काफी इंप्रूव हो गया है, वो यूजर के फीडबैक से, बार बार यूसेज से अच्छा हो गया वो. अब ये जो एल्गोरिथम है ये कैसे ट्रेन होते हैं, ठीक है. तो तीन तरह की बात होती है, सुपरवाइज ट्रेनिंग, अनसुपरवाइज और सेमी सुपरवाइज. सुपरवाइज में क्या करते हैं, जब हम उस मशीन को, उस एल्गोरिथम को एनोटेटेड डेटा से ट्रेन करते हैं. डेटा को एनोटेट किया पहले, जो रिक्वायर्ड हमें मशीन को ज्ञान देना है उस तरह का पहले से इंफॉर्मेशन एग्जाम्पल दे दिया उसको. जैसे मान लीजिए हमें मशीन को कारक समझवाना है, तो पहले से अपने संस्कृत डेट कॉर्पस में कारक को मार्क कर देंगे, ये करता है कर्म करण संप्रदान ऐसे वगैरह है, और उससे मशीन को फिर हम ट्रेनिंग कराएंगे. फिर मशीन उस पैटर्न को समझ के उसको समझने का प्रयास करेगा. सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि रिजल्ट्स कैन बी ऑब्टेन्ड विद लेसर डेटा इन शॉर्टर टाइम, क्योंकि हमने उसको पहले से सुपरवाइज कर रखा है. तो मशीन का जो ट्रेनिंग का टाइम होगा कम होगा, और कम डेटा में हमारा काम हो जाएगा. लॉजिकली यू वुड एक्सपेक्ट मोर एक्यूरेसी विद अ स्मॉलर डेटा सेट एंड शॉर्टर ट्रेनिंग टाइम. बट ऐसा हमेशा वो गारंटी नहीं है, डिपेंड करता है कि एल्गोरिथम कितना स्मार्ट है. ये भी हो सकता है. आजकल जो डीप लर्निंग वाले एल्गोरिथम्स है वो रॉ डेटा पे अनसुपरवाइज ट्रेनिंग करते हैं और काफी अच्छी एक्यूरेसी दे रहे हैं, बट ये कब तक चलेगा वी डोंट नो. अनसुपरवाइज में क्या होता है कि व्हेन ट्रेनिंग इज डन विद रॉ डेटा विदाउट एनी एनोटेशन, जो डेटा इंटरनेट पे आ रहा है बिना किसी एनोटेशन के, मैंने कुछ कहा, अखबार का न्यूज़पेपर है, सब रॉ डेटा है, कोई इसमें एनोटेशन नहीं है. लेकिन उसके अंदर भी कुछ स्ट्रक्चर तो है, वाक्य को इस्तेमाल कर रहा है, लिख रहा है, तो वाक्य में लॉजिक तो है. तो अनसुपरवाइज में उसको पकड़ते हैं. इसके लिए हमें वी नीड वेरी लार्ज डेटा सेट्स, वी नीड मोर टाइम फॉर ट्रेनिंग. रिजल्ट्स मे हैव लोअर एक्यूरेसी और इंप्रूवमेंट माइट टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. जैसे मैं कहूँ कि जैसे 7 साल में जो इंग्लिश टू उर्दू मशीन ट्रांसलेशन हैज बिकम नाउ क्वाइट स्टेबल टुडे, इट टुक 7 years टू लर्न. जैसे कि ह्यूमन बीइंग का बच्चा जो है एनवायरनमेंट में, समाज में समय समय से बड़ा होता है और भाषा से सीख के अपने आप को अपडेट करता रहता है, उसी तरह की बात है कुछ. सेमी सुपरवाइज लर्निंग में हम क्या करते हैं कि वी यूज स्मॉल लेबल डेटा सेट एंड अ वेरी लार्ज अनलेबल डेटा सेट. कुछ हम उसको हाइब्रिडाइज करते हैं, कुछ भाषा के पोर्शन को जहाँ पे हमें क्विक लर्निंग चाहिए हम उसको लेबल डेटा दे देंगे, और बाकी के लिए हम अनलेबल डेटा दे दिया हमने. Results and performance may be expected to be lower than supervised and higher than unsupervised. You can logically expect that. अब जो ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या है पहले ये समझ लें. हम क्या करते हैं, गोल्ड डेटा सेट हम क्रिएट करते हैं. गोल्ड मतलब आइडियल डेटा सेट जिसको ह्यूमन ने क्रिएट किया है, 2-3 लोगों ने उसको वेरीफाई किया है, परफेक्ट डेटा सेट है जो ह्यूमन का जो नॉलेज है भाषा के बारे में उसको हमने मार्क कर दिया है, चेक कर लिया है कि भाई ये हमने इस कॉर्पोरा में कारक को मार्क किया है, अब हमने इसको कर्ता ही कहा है, इसको करण नहीं कहा है, इसको संप्रदान ही कहा है, इसको कर्म नहीं कहा है. ठीक है, तो क्लियरली इसको मार्क कर दिया बिना किसी एम्बिग्युइटी, उसको लोगों से चेक करवा लिया. और उसके बाद हम क्या करते हैं, वी डाउनलोड द पैकेज अ पर्टिकुलर लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन. पैकेज क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं एल्गोरिथम्स को, एंड वी क्रिएट अ पैकेज एंड गिव इट टू यूजर टू यूज इट. जैसे जावा, ओपन जावा है फॉर जावा बेस्ड इम्प्लीमेंटेशंस, नेचुरल लैंग्वेज टूलकिट है पाइथन के लिए बेस्ड इम्प्लीमेंटेशंस के लिए, C++ का होगा, और से बहुत सी भाषा उसके लिए भी होगा. अब उस पैकेज को इंस्टॉल कर लीजिए. वो पैकेज का इंस्टॉलेशन एनवायरनमेंट किया है, उसमें GUI है कि नहीं, विंडोज़ का सुविधा है कि नहीं, या कमांड लाइन इंटरफेस है, लिनक्स पे है कि विंडोज़ पे है, ये बहुत रहता है, प्रॉब्लम रहती है इसमें, तो आपको देखना पड़ेगा. उसके बाद जो हमने कॉर्पोरा एनोटेट किया है उससे हम मशीन को ट्रेन करते हैं. जब हम ट्रेन करते हैं तो ज़्यादातर जो पैकेज क्या करते हैं 80% रखती है ट्रेनिंग के लिए उस डेटा में से. मान लीजिए हमने इसको 100 वाक्य दिए कारक से एनोटेट करके, उसको 80 को यूज करेगा ट्रेनिंग के लिए, 20 को रख देगा वो टेस्टिंग के लिए, 20 को नहीं यूज दिखेगा वो. तो 20 वाक्य जो हो गए वो अनसीन हो गए,
तो उसके उससे क्या करता है, उसको वहाँ से एनोटेशन हटा के फिर उस पर अपने आप को टेस्ट करता है। अब मान लीजिए ट्रेनिंग हो गई, मशीन ने देख लिया 80 वाक्य को, 80% डेटा को, अब वो ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद वो जो 20% जो वाक्य है जो उसने नहीं देखा है, उस पर अपने आप को वो टेस्ट करता है, और टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको गोल्ड कॉर्पोरा से कंपेयर करता है, फिर बताता है मैंने कितना एक्यूरेट किया, राइट। The trained machine attempts to test itself on the test data. अब जो टैग से एनोटेशन हटा के जो उसने देखा नहीं है, राइट। अब जो रिजल्ट्स जो आते हैं बाय द ट्रेन मशीन इज कंपेयर्ड विद द गोल्ड सेट फॉर वेरिफिकेशन, और परफॉर्मेंस जो है जैसे प्रिसीजन रिकॉल, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे, इसको डिटरमिन करते हैं। मशीन बताती चलिए मैंने आपने मुझे ट्रेन किया इस डेटा से, मैंने 80% लिया ट्रेन करने में और 20% को मैंने नहीं देखा, जब मैंने उस पर अपने आप को टेस्ट किया तो मेरा ये परफॉर्मेंस आ रहा है, मेरी इतनी एक्यूरेसी, इतना मेरा कवरेज है रिकॉल वगैरह, ठीक है। यदि परफॉर्मेंस लोअर है जितना चाहिए था मुझे, फिर हम क्या करते हैं, मान लीजिए जो परफॉर्मेंस चाहिए था नहीं आया उसका, फिर हम कॉर्पोरा में जाते हैं, उसमें हम फिर ट्यूनिंग करते हैं, उसको एक्सपैंड करते हैं और एक्स्ट्रा एनोटेशन देते हैं, एक्स्ट्रा डेटा देते हैं, और उसके बाद फिर से रिपीट करते हैं प्रोसेस को। ये कई दफे चलता है, ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड ट्यूनिंग, ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड ट्यूनिंग, 3 T's रिमेंबर करें, ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड ट्यूनिंग, ये हमेशा करते हैं बार बार। और उसके बाद जब सर्टन एक डिजायर्ड लेवल एक्यूरेसी, जैसे हमने कहा हमारा 90% एक्यूरेसी होना चाहिए, आजकल जैसे कि क्यों आप देखेंगे स्पीच बेस्ड एटीएम क्यों अभी बैंक सारे नहीं अलाउ कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्पीच रिकॉग्निशन एटीएम में अभी अच्छा क्वालिटी में नहीं है, लेकिन बैंकों को भरोसा नहीं है कि आप एटीएम कार्ड में गए और अपने कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया, वॉइस से आप अपने अकाउंट को ऑपरेट कर रहे हैं और मशीन जो है उसमें गलती ना करे। तो सर्टेन थ्रेशोल्ड जो है, सेफ थ्रेशोल्ड हमें चाहिए डिपेंडिंग ऑन टास्क क्या है, उसके बाद हम इसको फिर लाइव कर देते हैं इस सॉफ्टवेयर टूल को, एप्लीकेशन को। Now it's very important to know, जो मैं कहने वाला हूँ, very rarely is the algorithm modified to suit the language or data set. जो algorithm बने बनाए हैं उसको हम modify नहीं करते, very rarely. अभी हमारे दोस्त हैं एक एजी रामकृष्ण IIC बेंगलोर में, वो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन पे काम करते हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना खुद एल्गोरिथम यूज किया हुआ। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इधर दे मॉडिफाई एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम और यूज देयर ओन एल्गोरिथम। हमारे जो ग्रामर बेस्ड एल्गोरिथम है सारे अपने हैं, लेकिन जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है वो बाहर वाले यूज करते हैं सारे। एट बेस्ट वी चेंज द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, उसमें जो एल्गोरिथम के साथ कॉन्फ़िगरेशन फाइल आती है कि भाई डेटा ऐसे देना है, ये स्ट्रक्चर हो, उसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं थोड़ा बहुत, तो उसको रहता है। अब जो है आजकल क्या पॉपुलर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हैं, जहाँ उसका एक आप देख लें, और जैसे कंडीशन रैंडम फील्ड्स हैं, बड़ा पॉपुलर है और एलैबोरेट है ये, और इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं हम। ये एक डिस्क्रिमिनेटिव अनडायरेक्टेड प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल है। अब देखिए कई टर्म आ गए, डिस्क्रिमिनेटिव अनडायरेक्टेड प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल। पहले समझ लें ग्राफ क्या होता है। हम ग्राफिकल मॉडल कहते हैं, तो ग्राफ किसको कहते हैं समझ लें टेक्निकली। ग्राफ एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको हम जी कहें, और उसमें वर्टिसेस और एजेस होती हैं। एजेस जैसे ऐसे ग्राफ गया, ये एज हो गए, ये नोड हो गया। इसी में जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है उसमें डायरेक्शन होता है। वर्टिसेस जो हैं और ए आर्क्स हैं, तो ए टू बी ऐसे कहेंगे इसमें डायरेक्टेड ग्राफ में, ठीक है। और इसी ग्राफ को फिर हम यूज करते हैं, वी यूज दिस ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ और या अनडायरेक्टेड ग्राफ। फिर डायरेक्टेड साइक्लिक ग्राफ होता है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ आई यूजिंग इट। इसको हम यूज करते हैं टू डिफाइन सम ऑब्जेक्ट। So I can use this graph to define probability, जो हमारा मॉडल होता है। We can use a graph model to define probability. और इवेंट स्पेस डिफाइन कर सकते हैं, उसमें डिपेंडेंसी डिफाइन कर सकते हैं ग्राफ से। डिपेंडेंसी डिफाइन करने के लिए ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है कि जो कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स है, हाउ डिपेंडेंट दे आर ऑन ईच अदर, एंड देन वी कंप्यूट द क्यूमुलेटिव डिपेंडेंसी टू कम टू अ डिसीजन। अब जो प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल है उसको आगे डिफाइन करेंगे कि हम अब जैसे कोई शब्द है और उसके हमने टैग लगाया, तो अब नाउन है कि प्रोनाउन है कि वर्ब है, ये कैसे मशीन डिसाइड करेगा। तो हमने कहा चलिए एक भाषा में किस तरह के 15-20 टैग हो सकते हैं। तो टेक्निकली एक वर्ड के उसमें से कोई एक टैग होगा, तो 15 में से कोई एक टैग हो सकता है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, वो कैसे मशीन डिसाइड करेगा, इस पे सारा होता है।
तो ये जो CRF है, ये मॉडल इज नेचुरली सुटेबल फॉर सीक्वेंस लेबलिंग लाइक नेम एंटिटी रिकॉग्निशन। इस पे हमारे सचिन जी ने PhD की है, पंचतंत्र के डेटा को टैग किया और ट्रेन भी किया, और वो मेरे ख्याल से कल उस पर वो चर्चा करेंगे डिटेल्स में। कि नेम एंटिटी में क्या होता है कि सीक्वेंस की आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होती है। तो नाम, हम किसी टेक्स्ट में नाम को पकड़ आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हम कहें कि श्री श्री 108 सम महाराज। अब ये श्री श्री 108 गणेश जी महाराज, या कुछ भी कह लीजिए, रमेश महाराज, श्री श्री 108 रमेश महाराज, 5 शब्द का नाम हुआ। अब इस नाम को हम कहेंगे श्री से नाम शुरू हो रहा है और महाराज में नाम खत्म हो रहा है। अब सारे जो इंटरमीडिएट जो इनसाइड वाले पार्ट्स वो भी जरूरी हैं, इन सब का भी इसमें रोल है। तो जहां पर एक शब्द पे जो बाद वाले शब्द या पहले वाले शब्द का जोर हो डिसाइड करने में, ऐसे के लिए हम कंडीशनल रैंडम फील्ड इस्तेमाल करते हैं, जहां पे एक लेबल की जो प्रॉपर्टीज आएंगी उसको कंडीशनल होगी वो बगल वाले से, पिछले वाले से, ठीक है। तो उस पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब CRF जो है, इट यूजेस प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लेबल गिवन अ सेट ऑफ फीचर्स। वो क्या करता है कि एक लेबल है, जैसे हमने कहा नाउन कहा, तो उसके जो लेबल और सेट ऑफ फीचर्स हैं प्लस और पॉसिबल लेबल्स जो है उस भाषा में, अब किसी भाषा में इस तरह के पार्ट ऑफ स्पीच मान लीजिए 25 है, तो उन सबको कंसिडर करेगा एक के बाद एक, और डिपेंडिंग ऑन कॉर्पोरा में क्या होती है इसकी फ्रिक्वेंसी है, तब वो डिसीजन पे आएगा। इसका चूंकि ये एलैबोरेट है तो इसकी ट्रेनिंग थोड़ी स्लो होगी। तो मुझे लगता है यदि हार्डवेयर पावर सेम है किसी मशीन का, हमने 2 मशीन लिया, दोनों की रैम और प्रोसेसिंग पावर यदि सेम है, और हमने एक पे CRF ट्रेनिंग शुरू की, एक पे हमने SVM जो भी बता रहे हैं ट्रेनिंग शुरू की, तो डेटा सेट का यदि साइज यदि सेम है तो CRF शुड टेक मोर टाइम इन गेटिंग ट्रेन, राइट। तो ये देखिए, ये ज्यादा चीजों को कंसिडर करता है। अब जो सपोर्ट वेक्टर मशीन है तो बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिन हाइपरप्लेन क्लासीफाई। क्लासीफाई तो सारे होते हैं, यू नो, वी हैव टू क्लासीफाई, हम शब्दों को क्लासीफाई करते हैं कैटेगरीज में, राइट। बट इट डज नॉट नेचुरली कंसिडर सीक्वेंस लेबलिंग टास्क। एक वर्ड को एक टाइम पे कंसिडर करते हैं। अब जो सीक्वेंस जो है, एक वर्ड के पहले क्या आया, पहले बाद में क्या आया, इसको बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं करते। इसीलिए जो पार्ट ऑफ स्पीच टास्क, जैसे कि इस वर्ड का कैटेगरी क्या है, इस वर्ड का कैटेगरी क्या है, उसके लिए हम SVM को कंसिडर करेंगे। यदि मान लीजिए ऐसा नहीं कि आप SVM के लिए CRF हम नहीं यूज कर सकते, सॉरी, आप POS के लिए CRF नहीं यूज कर सकते, आप करेंगे लेकिन वो वेस्टेज होगा, आवश्यकता नहीं है उसकी, विल ओवरकिल। इस तरह से अब बायसियन नेटवर्क्स हैं, इसको बायस-एन भी कहते हैं, ये भी प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफिकल मॉडल है। कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स तो बहुत ही कॉमन है सब में, दे अंडरलाई मोस्ट ऑफ दिस मॉडल्स, पर तरीके अलग अलग है। ये क्या करती है, इट यूजेस इन्फरेंसिंग। इन्फरेंसिंग शब्द मैंने यूज किया है, इन्फरेंस होता है अंग्रेजी में, यूजिंग इन्फरेंसिंग एंड कंकॉक्टेड कंस्ट्रक्शन फॉर प्रोबेबिलिटी कंप्यूटिंग। नो, बायसियन इन्फरेंसिंग में क्या होता है, वो डिपेंडेंस, कॉजेशन, एक का दूसरे पे क्या डिपेंडेंस है, एक क्या क्या किसको कॉज करता है, और एज और वर्टिसेस को। अब एज है, ये वर्टिस है। अब ट्री में भी यही होता है कि एस जो 2 आए, एज जो नोड हो गया, उसके बाद 2 उसके एज हो गए, उस वो भी नोड हो सकते, उससे 2 फिर एज आएंगे, तो उससे वो कंप्यूट करता है, ठीक है। ये भी डायग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है। अब बायसियन इन्फरेंस स्वैप्स द ऑर्डर डिपेंडेंस बिटवीन एलिमेंट्स। ये कई बार जो है, ये टू रीच आउट द राइट प्रोबेबिलिटी, इट स्वैप्स द ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंस। अब जो इवेंट्स जो आपस में डिपेंडेंट है उसको ऑर्डर को स्वैप कर देता है, ये इसकी विशेषता है। अब एक बड़ा पॉपुलर कॉन्सेप्ट है मैक्सिमम एंट्रोपी। ये बार बार आप सुनेंगे, भी बहुत ज्यादा अभी यूज में नहीं है, लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है, मैं कहूंगा कि ये डीप लर्निंग में काफी यूज हो रहे हैं। मैक्सिमम एंट्रोपी मॉडल, MEM। अब जो इसमें क्या है कि ये मॉडल है, यदि कोई मैक्सिमम एंट्रोपी बेस्ड मॉडल है तो इसमें बहुत कम सर्टेनिटी होगी। जिस डेटा में बहुत कम सर्टेनिटी हो, और सर्टेनिटी में दिया, सर्टेनली कर दिया, रुकिए, सर्टेनिटी, और ग्रेटेस्ट डिसऑर्डर हो, बहुत ज्यादा डिसऑर्डर हो और बहुत कम सर्टेनिटी हो और बहुत ज्यादा रैंडमनेस हो, उसको कहते हैं, उसमें ज्यादा एंट्रोपी होती है। जहां पे यदि रैंडमनेस कम हो गया, जैसे संस्कृत के टेक्स्ट में मैं कहूँ कि पूरा ग्रामर के हिसाब से हमने लिखा हुआ है, उसमें एंट्रोपी कम होगी, अनसर्टेनिटी इसमें कम होगी, समझ है ना। लेकिन संस्कृत के श्लोकों में, जहाँ के
पूरा स्क्रैम्बल्ड रहता है, वाक्य का कोई ऑर्डर फिक्स नहीं है, क्रिया पहले आ सकती है, कोई एलिमेंट कहीं जा सकता है, वहां पे रैंडमनेस बढ़ जाएगा, वहां पे एंट्रोपी बढ़ जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे मैं कहूँ धोनी ने धमाल किया, तो सारे हिंदी के वाक्य में क्रिया अंत में आ रहा है, ये सर्टेन है, इसमें एंट्रोपी कम होगी। लेकिन धोनी ने किया धमाल, किसी ने कह दिया टीवी में, अब किया धमाल में जो है वो अब क्रिया अंत में नहीं आ रही है, रैंडमनेस बढ़ गई इसमें, अनसर्टेनिटी बढ़ गई इसमें, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम सॉलिड लिक्विड गैस की बात करें तो गैस में ज्यादा रैंडमनेस होती है, रेयर होता है, पार्टिकल्स मूव फास्टर, तो इसमें लीस्ट प्रेडिक्टेबिलिटी होगी। तो ऐसे स्टैटिस्टिकल मॉडल में जो कोडेड इंफॉर्मेशन कम होता है, जो भी मॉडल्स MEM पे या ME पे बेस्ड होंगे, उसमें जो एनकोडेड इंफॉर्मेशन है, यानी ग्रामर जैसा या बहुत क्लियर स्ट्रक्चर कम से कम होगा उसमें। अब हम आ जा रहे हैं डीपर लर्निंग पे, उसमें न्यूरल नेटवर्क्स का इस्तेमाल बहुत दिनों से हो रहा है, उसी को उन्होंने एक्सटेंड करके डीपर बनाया है। इस ओवरऑल फॉलोज द रिडक्शनिज्म philosophy which is used in AI. कि algorithms recognize underlying relationships in data through a process that mimics the human brain. ह्यूमन ब्रेन में जो हमारी प्रोसेसिंग है अभी अनफॉर्चुनेटली हम समझ नहीं पाए अब तक जैसे क्या होता है, लेकिन जो जितना भी नॉलेज हमारा ह्यूमन ब्रेन के न्यूरल नेटवर्क्स, मैसेजिंग एक्सेट्रा के बारे में जितना ज्ञान है, उसको वो मिमिक करने का प्रयास करते हैं। बिकॉज अ सीरीज ऑफ एल्गोरिथम्स used in a sequence. In this sense, neural networks refer to the systems of artificial neurons. अब artificial neurons, इसलिए इसका नाम जो है हम कहते हैं कि हमारा जो नेचुरल न्यूरॉन्स बॉडी में है वो कम्युनिकेशन ब्रेन तक पास करता है, इसको हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स इन सेंस ऑफ एल्गोरिथम्स कनेक्टेड टू ईच अदर हमने उसको मिमिक करने की कोशिश की है, और इसको आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क ANN भी कहते हैं शॉर्ट में। कई सारे रिसर्च पेपर आपको ANN पे मिल जाएंगे जो ANN के इस्तेमाल उन्होंने किया है। अब इसी को हम एक्सटेंड करें डीप लर्निंग पे। अब जो इसको हम डीप न्यूरल लर्निंग में कहते हैं, डीप न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। इट्स अगेन अ सीरीज ऑफ एल्गोरिथम्स व्हिच कैन लर्न फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड अनलेबल्ड डेटा। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इट कैन लर्न फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड अनलेबल्ड डेटा। अब डेटा इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रही है, लेकिन यदि कोई इसको एनोटेट करना चाहे तो बहुत वक्त लगता है, बहुत खर्चा उठता है एनोटेशन में। यदि कोई मशीन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा से लर्न कर सके विद हाई एंट्रोपी और डीप लर्निंग टेक्निक जो ह्यूमन ब्रेन जैसा करता है, जैसे हम भी समाज में हमें कोई डेटा एनोटेट करके नहीं देता है, हम भाषा सुनते हैं माँ बाप से, भाई बंधु से, समाज में भाषा सुन के हम जो है समझ जाते हैं कि ये नाउन है, ये क्रिया है, ये है। तो हमारी लर्निंग भी अनस्ट्रक्चर्ड है होती है एक तरह से। कुछ संस्कार हमें मिलता है जैसा जिसकी तरफ चॉम्स्की भी इशारा करते हैं, हमारी परंपरा में तो संस्कार की परंपरा है ही। वो अब तक जान नहीं पाए कि वो संस्कार का जो एल्गोरिथम दिमाग में है, जिसको हम संस्कार कहते हैं, उसको वो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस चॉम्स्की कहते हैं, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, वी कैन जस्ट गेस कि क्या होता होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि समाज में बच्चा जब पैदा होता है तो वो 5 साल की अवस्था तक पूरी भाषा सीख जाता है फ्लुएंटली। उसको कोई एनोटेट करके नहीं देता है, ना उसको ग्रामर बताता है मातृभाषा का। हम कभी मातृभाषा के व्याकरण नहीं सीखते। तो उसी तरीके से डीप लर्निंग की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, अभी ज़्यादा चल भी रहा है। और मैंने यहाँ पे जो डॉट दिए हैं इसका मतलब ये नहीं कि इतने ही एल्गोरिथम है। अब अभी 6 महीने में एल्गोरिथम बदल जाते हैं, नए आने लगते हैं। chaotic situation, lot of algorithms have been created on the fly और हर नए बन रहे हैं। कई बार पुराने एल्गोरिथम में मॉडिफाई करके नहीं आ रहा है, ठीक है। और कई बार जो हम किसी एल्गोरिथम को लेके प्लेटफॉर्म बना देते हैं, जिस आगे हम प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। अब जो है कि इन सारे एल्गोरिथम्स के लिए प्लेटफॉर्म्स होते हैं। यू हैव टू नो वन और मोर सच प्लेटफॉर्म्स। इस प्लेटफॉर्म में क्या करते हैं हम, जैसे कि हम पुराने नॉन कन्वेंशनल नॉन AI प्रोग्रामिंग में, कन्वेंशनल नॉन AI प्रोग्रामिंग हम क्या करते हैं कि या तो हम रॉ जावा लिया हमने, या C लिया, या हमने कोडिंग करने लगे, या हमने कहा कि RAD प्लेटफॉर्म ले लिया, रैपिड एक्शन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म ले लिया, उसमें कोडिंग फास्ट हो जाती है। बहुत सी बातें वो कर देते। जैसे HTML आप खुद लिखिए, जैसे आपने HTML सीखा सुभाष जी से, शगुन से, आप HTML नोटपैड में लिखिए, आपको टाइम लगेगा। या आप HTML एडिटर ले लीजिए जो प्लेटफॉर्म है, इसको हम रैपिड एक्शन डेवलपमेंट कह सकते हैं, वो आपका डेवलपमेंट फास्ट कर देगा, आप जल्दी से कर पाएंगे। तो वही बात यहाँ भी है। हम क्या करते हैं, या तो आप एल्गोरिथम ढूंढिए, इसको उसका नट्स एंड बोल्ट जानने की कोशिश कीजिए, आप कोई प्लेटफॉर्म जो उसको यूज करता है वो इंस्टॉल कर लीजिए। उसमें क्या होता है कि सारी नेसेसरी ट्रेनिंग, टेस्टिंग, ट्यूनिंग, कॉर्पोरेट इंटीग्रिटी चेक्स वगैरह सारी दी रहती है एक जगह पे, और प्रोवाइडेड वन प्लेस अंडर वन अम्ब्रेला। आपका काम आसान हो जाता है। जैसे ओपन जावा है या NLTK है, दे आर पॉपुलर
पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स। तो जो ओपन जावा आप उसको सर्च करें मिल जाएगा इंटरनेट पे। तो अब जावा डाउनलोड, हम लोग चूंकि जेएनयू में डाउनलोड जावा बेस्ड हमारा डेवलपमेंट है तो हमारे लिए वो सूटेबल है। सुहास जी पाइथन करते हैं तो उनके लिए एनएलटीके सूटेबल होगा। तो ये दोनों प्लेटफॉर्म बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ क्या होता है कि कई सारे प्लेटफॉर्म प्रोप्राइटरी भी होते हैं। अब प्रोप्राइटरी मतलब क्या होता है, जैसे अब माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेशन हब है, अब इन्होंने उसको प्रोप्राइटरी बनाया हुआ है। अब ये अंदर में क्या यूज करते हैं, कई बार ये डिक्लेयर नहीं करते। मोजेस एक ओपन सोर्स में मशीन ट्रांसलेशन का प्लेटफॉर्म है जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, हमारे अतुल जी। क्या आप उसको यूज किया हो या किसी और ओपन सोर्स को यूज किया हो या उन्होंने अपना बनाया हो, वो क्लियर नहीं होता। लेकिन कई बार वो प्रॉपर्टी होते हुए भी उसको हम पब्लिक में रिलीज करते थे, पब्लिक को देते हैं। जैसे बर्ड सिस्टम है, गूगल का 2018 में आया हुआ है, बाई डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स। बाई डायरेक्शनल, क्योंकि हमने जैसे मान लीजिए एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद किया। अब ह्यूमन बीइंग क्या करता है कि हिंदी से अंग्रेजी हमने अनुवाद किया, तो अंग्रेजी हिंदी भी कर लेते हैं हमने दो भाषा सीखी हुई तो दोनों तरफ से अनुवाद करते हैं। लेकिन मशीन में अब तक क्या है, जैसे हमने अभी संस्कृत से हिंदी अनुवाद माइक्रोसॉफ्ट ने कर दिया है, ट्रेन कर दिया है रजनीश पांडे जी की पीएचडी के हिसाब से, और वो अच्छा है ऑर्डिनरी संस्कृत टेक्स्ट के लिए। लेकिन अब उसको लाइव करने से पहले हिंदी से संस्कृत कैसे करेंगे ये समस्या आएगी। तो पहले हिंदी संस्कृत ट्रेन करेंगे, अभी जिसको रामकिशोर जी कर रहे हैं। उसके लिए हमें विशाल कॉर्पोरा एक बनाना होगा, है ना। तो हिंदी संस्कृत से हम अनुवाद कर रहे हैं, तो वो एक बात होगी। अच्छा रामकिशोर जी, अभी यदि आप लाइव है तो मुझे कभी एक आइडिया आया है कि जो हमारे इतने बहुत ज़्यादा संख्या में हमारे लोग आ रहे हैं इसमें कार्यशाला अटेंड करने के लिए, क्या उनसे हम अनुवाद करवा लें क्या हिंदी का कॉर्पोरा हमारा जो है, हिंदी डेटा को संस्कृत में? रामकिशोर जी इसको ध्यान में रखिएगा और हम विल डिस्कस दैट लेटर। अब जैसे बर्ड जो है, बाय डायरेक्शनल एनकोडर रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर, अभी ये गूगल का है, गूगल ने इसको डीप लर्निंग मॉडल पे इसको बेस किया हुआ है, लेकिन ये पब्लिकली अवेलेबल है। अब बर्ड ये रिक्वायर्स ह्यूज स्टोरेज पावर, आपको उसको क्लाउड पे करना पड़ेगा, लेकिन इसका लाइट वर्जन भी निकाला है और उसको मोबाइल पे भी इवेंचुअली हम रन कर सकते हैं, ऐसे अभी पता चला है मुझे। दूसरा एमटी हब हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे जेएनयू में, क्योंकि मैं माइक्रोसॉफ्ट का कंसल्टेंट था, उन्होंने मुझे इसमें फैसिलिटी दी है, तो हमने इसको यूज करके इंग्लिश टू उर्दू बनाया और उनकी मदद की। अभी ढेर सारे और पैरेलल लैंग्वेज पेयर्स को ट्रेन करने में हमारे छात्र इसी को अब कर रहे हैं, है ना। अब उन्होंने भी एनएमटी पे शिफ्ट कर गए हैं वो लोग, न्यूरल पे। तो अब देखते हैं कैसे क्या आगे बढ़ता है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कॉर्पोरा। इसको कॉर्पोरा को हम लिंग्विस्टिक रिसोर्स भी बोलते हैं, वी कॉल इट लिंग्विस्टिक रिसोर्स। अब ऐसे है कि नाक सीधे नहीं पकड़ के घुमा के पकड़ रहे हैं। पहले हम ग्रामर देते थे अब ग्रामर नहीं देके हम क्या ग्रामर लेक्सिकॉन दे देते हैं। तब क्या करते हैं, हम भाषा का सैंपल देते हैं, उसमें ग्रामर एनकोड कर देते हैं। ग्रामर जो भी विशेष परिस्थिति, विशेष कार्य वाला ग्रामर, जैसे हमने भी पार्ट ऑफ स्पीच एनकोड कर दिया, अब ग्रुपिंग कर दी, या पूरा वाक्य को एनकोड कर दिया, कारक कर दिया, जो भी चाहिए हमें जिसमें मशीन को ट्रेन करना है वो हमने इसमें एनकोड कर दिया। ठीक है, मैं इसको कहता हूं स्ट्रक्चर्ड लिंग्विस्टिक रिसोर्स, स्ट्रक्चर्ड, ठीक है, और शॉर्ट में एसएलआर टर्म इसलिए जानबूझ के दिया है। इट्स नॉट सेल्फ लोडिंग राइफल बट स्ट्रक्चर्ड लिंग्विस्टिक रिसोर्स, इट्स वेरी क्रिटिकल फॉर एनी मशीन लर्निंग, गुड क्वालिटी मशीन लर्निंग। तो इसमें क्या करनी होती है, बात आगे हम चर्चा करेंगे इसकी पूरे प्रोसेस की, तो ध्यान से सुनिएगा। और हम संस्कृत का भी पूरा ट्रैक दिखाएंगे आपको। तो हम डिफरेंट मेथड्स फॉर यूनिमॉडल, बाई मॉडल, मल्टी मॉडल, हम क्या करते हैं कि जो अभी रिसोर्स है, अब किस चीज के लिए, मान लीजिए हमने लैंग्वेज डेटा के लिए, लैंग्वेज मतलब होता है टेक्स्ट डेटा, जो लिखी हुई डेटा है, और जो मैं बोल रहा हूँ अभी ये बाई मॉडल डेटा है, स्पीच डेटा है। यदि इसके साथ यदि मैं अपने जेस्चर को भी शामिल करूँ तो ये हो जाएगा मल्टी मॉडल डेटा। नॉर्मली ह्यूमन कम्युनिकेशन मल्टी मॉडल होता है, हम बोलते हैं, सर हिलाते हैं, हाथ हिलाते हैं, और लिखते भी हैं। तो लिखना, बोलना सब मिला के मल्टी मॉडल कम्युनिकेशन बेस्ट होता है। तो अभी जो भी यूजफुल मॉडल्स होंगे वो मल्टी मॉडल के होंगे। लेकिन अभी शुरुआत के लिए यदि मशीन अनुवाद बनाना है तो लैंग्वेज को तो कंसिडर करना पड़ेगा। अच्छा मान लीजिए मैंने अभी कुछ कहा, मैं भी बोल रहा हूँ हिंदी में और मशीन इसको अंग्रेजी में अनुवाद कर दे, तो मेरी हिंदी को पहले वो लिखेगा, लिखने के बाद वो लिखे से लिखे को अनुवाद करेगा, फिर उसको सिंथेसाइज करके बोलेगा, राइट। तो जो अनुवाद तो करना पड़ेगा, आपको टेक्स्ट का। तो हम डेटा जमा करते हैं डिफरेंट डोमेन्स के लिए, इसको क्लीन करते हैं,
और क्लीन करने के बाद, क्लीन करने भी अपने आप अलग उसकी समस्या है, समय थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मैं जल्दी करता हूँ। क्लीन करते हैं, फिर उसमें डोमेन सब डोमेन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, मेटा डेटा डाल देते हैं, क्योंकि हर सेंटेंस किस डोमेन से आया है, उसका सब डोमेन क्या है, उसके हिसाब से उसका अर्थ होगा, है कि नहीं है, कि हर वाक्य का उसके डोमेन में अर्थ होता है। आई होप एवरीबॉडी ज्वाइनिंग नाउ, राइट? ओके, गुड। फिर हम उसको एनोटेट करते हैं। यदि मान लीजिए डेटा मशीन अनुवाद के लिए जहाँ पर पैरेलल डेटा चाहिए, तो हमने हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करके, यदि हिंदी से अंग्रेजी बनाना है मशीन अनुवाद, संस्कृत से हिंदी बनाना है या हिंदी से संस्कृत बनाना है, तो हिंदी डेटा जमा करूंगा मैं ऑलमोस्ट सारे डोमेन से, 1,00,000 वाक्य जमा कर लिया, उसका हमने अंग्रेजी संस्कृत अनुवाद करवा लिया, अच्छा उसको चेक करवा लिया, उससे मशीन को ट्रेन करेंगे। लेकिन यदि मुझे मशीन को ये सिखाना है कि कारक आइडेंटिफाई करो, तो फिर मैं संस्कृत डेटा में कारक एनोटेट करके मशीन को दूंगा। यदि मुझे सिखाना है कि भाई संज्ञा सर्वनाम आइडेंटिफाई करो, तो मशीन फिर डेटा मुझे वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा मशीन को। वाक्य की बाउंड्री आइडेंटिफाई करो, वो करना पड़ेगा। जो भी आपको मशीन को सिखाना है वो एनोटेट करना पड़ेगा। आगे मैं एग्जाम्पल दूंगा उसका। एनोटेशन जो है वो अलग अलग होता है। एनोटेशन स्कीम तरीका जो होता है वो अलग अलग तरीका होता है, टेक्स्ट डेटा के लिए, स्पीच के लिए, मल्टीमॉडल के लिए। जब हम एनोटेट करते हैं तो हम ये चीज देखते हैं कि हम एनोटेट में उसको कितना डीप करें, उसको कितना सरफेस करें, कितना डीप करें। यदि हम थोड़ी बड़ी इंफॉर्मेशन देते हैं उसको हम कोर्स ग्रेन्ड कहते हैं, रुखड़ा। जैसे आटा को बहुत हम महीन बना दें तो उसको महीन कहते हैं, या बहुत उसको खुरदरा बनाए तो उसको कोर्स कहते हैं। तो यदि हम कहें कि उसमें हम बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तो कोर्स ग्रेन्ड हुआ, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देंगे तो फाइन ग्रेन्ड हो जाएगा। यदि हमने ये दिया हुआ है, जो एनोटेटर है उसको मुश्किल होगी, काफी टाइम लगेगा उसको एनोटेट करने में, है कि नहीं है? फिर ये भी है कि एक्यूरेसी कितनी होगी। मशीन को हम ट्रेन करेंगे तो मशीन को हमने बहुत ज्यादा फाइन ग्रेन टैग से ट्रेन किया, एक्यूरेसी कम आएगी उसकी। फिर हमें देखना है, हमें एक्यूरेसी चाहिए कि मशीन को ये ज्यादा एक्सप्रेसिव होना है, मशीन को सूचना छोड़ तो नहीं रहा है, मशीन को सूचना छोड़ तो नहीं रहा है। ठीक है, एक सेकंड मुझे कोर्स बना दीजिए, बना रखा है कोर्स, मैंने बार बार क्यों चला जा रहा हूँ, कोर्स बना दिया। और सुभाष कोर्स है क्या? ऑलरेडी सुभाष ऑलरेडी कोर्स है। Anyways, right? So these are usual periodic irritants. Now accuracy देखना, यदि मान लीजिए हमने बहुत ही डिटेल्ड टैग से डेटा को टैग किया है, तो जो टैगर, जो ह्यूमन एनोटेटर होगा, उसको तो टाइम लगेगा। और जब हम मशीन को ट्रेन करेंगे तो मशीन की एक्यूरेसी ज्यादा होगी नहीं, क्योंकि मशीन को एलैबोरेट रिजल्ट देना है। फिर यह है कि मान लीजिए हमने कोर्स ग्रेन टैग कर दिया, उसमें बहुत कम टैग है, तो मशीन की एक्यूरेसी बढ़ गई, लेकिन मशीन ने बहुत सी इन्फॉर्मेशन को फिर म्यूट कर दिया, वो नहीं बता रहा बहुत सी इन्फॉर्मेशन। तो कितना एक्सप्रेसिव मशीन है और कितना एक्यूरेट है, दोनों बात होती है। जैसे बच्चा भी देखिए, वो बहुत तेजी से जवाब देता है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी कम होती है। खूब बोलता है बच्चा, लेकिन एक्यूरेसी कम होती है, राइट? तो इट डिपेंड्स, एज वी ग्रो वी पुट मोर वेट्स ऑन आवर ग्रामर इन ब्रेन and we become more accurate, and of course periodically we become less expressive, I would say. फिर एक स्केलर वर्सेस हायरार्किकल टैग से हम टैग, सिंबल, संज्ञा, सर्वनाम की डायमेंशन दें या संज्ञा के टाइप बताएं, उसके सब टाइप बताएं। यदि टाइप सब टाइप बताते हैं तो हायरार्किकल हो जाता है, यदि नहीं बताते हैं तो स्केलर होता है। अब जो है ये गाइडलाइंस है इसके लिए यूरोप में कि एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप इन लैंग्वेज इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप इन लैंग्वेज इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, ये उन्होंने गाइडलाइन दिया हुआ है कि कैसे टैग से बनाना चाहिए। और उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने हम लोग को हायर किया था, 10 लोग थे, पुष्पक, मैं और शोभा कलिका, कई लोग थे जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च बेंगलोर में कई घंटों तक बहस करके भारतीय भाषाओं के लिए एक स्कीम तैयार किया, जिसको हम बोलते हैं इंडियन लैंग्वेज पार्ट ऑफ स्पीच टैग सेट स्कीम। उसकी बात हम आगे करेंगे, दिखाएंगे आपको आगे हम उसका स्कीम। तो अब ये जो एनोटेशन होता है पार्ट ऑफ स्पीच लेवल पे होता है, चंक लेवल पे होता है, सेंस होता है, नेम एंटिटीज पे होता है, अब सेंटेंस भी टैगिंग होती है। आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ जल्दी से इसका। ये देखिए, अब ये एक सेंटेंस है, संस्कृत इज द ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। इसको हमने पार्ट ऑफ स्पीच पे करेंगे तो हमने कहा भाई ये सेंटेंस है, ये आपके टैग हो जाएंगे, एक्सएमएल टैग हो गए। फिर हमने यहाँ पे इसको पार्ट ऑफ स्पीच टैग कर दिया, हर का नाउन, ये प्रॉपर नाउन है, ये वर्ब है, ऐसे करके। फिर सेंस करना है, नेम एंटिटी, संस्कृत जो है ये भाषा का नाम है, इसका नाम हो गया।
फिर आगे सेंस करना है तो इज के ये ऑप्शंस है, ओल्डेस्ट के ऑप्शंस है। चंक टैगिंग में हम इसको ग्रुप बना देते हैं, द ओल्डेस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेज। और सेंटेंस में हम इसको पूरा बताते हैं कि ये पूरा वाक्य है और इसमें ये यहाँ से संज्ञा फ्रेज, संज्ञा पद है, ये क्रियापद है, इसमें क्रिया है, सारी बात उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फिर डिस्कोर्स में हम ये पूरा बड़ा वाक्य लेते हैं। संस्कृत जो कि सबसे पुरानी भारतीय भाषा है और जिसमें ऋग्वेद सबसे पुरानी पुस्तक है, वो भारत की राष्ट्रभाषा भी है। ये जो सारे आपस में लिंकर्स हैं उसका भी ख्याल रखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जब हम एनोटेशन करते हैं तो जब दो एनोटेटर में आपस में डिसएग्रीमेंट होगी, भाई ये संज्ञा है ना, और या विशेषण है। अब सुंदर हिंदी में संज्ञा है या विशेषण है, नाम है सुंदर किसी का या विशेषण है, इस पे उस जगह क्या करना चाहिए। तो ऐसे जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं तो हम फिर उसको रिजॉल्व करते हैं कि फिर कम से कम डिसएग्रीमेंट्स हो। उसके करके फिर हम एक गोल्ड सेट क्रिएट करते हैं। और गोल्ड सेट कैसे क्रिएट होता है बताता हूँ आपको। तो ये मान लीजिए एक पीओएस टैग सेट है भारतीय भाषाओं के लिए, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने अप्रूव किया है, हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया था। ये सारी भाषाओं में फिक्स हो जाएगा भाई ये नाउन प्रोनाउन वगैरह सारे कैटेगरीज, उसके ये टाइप्स हैं, सब टाइप्स हैं सबके, ठीक है। और ये किसी भाषा पे अप्लाई करेंगे, जिसको हमने हिंदी पे अप्लाई किया तो हिंदी के लिए ये चीज़ जो है अप्लीकेबल, ये अप्लीकेबल नहीं है। बाकी जो है हमारा एक पूरा स्कीम इतना फ्लेक्सिबल है कि सारी भारतीय भाषा में फिट हो जाएगा, ऐसा गोल होता है, ठीक है। ये हमने टैग सेट लिया, उसके बाद उसको हमने इंटरफेस कोई टैगिंग इंटरफेस लिया। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इंटरफेस के हिंदी का हमने लिया और हम दिखाएंगे कैसे ये टैग डेटा होता है। अब देखिए ये हिंदी का डेटा है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग को शुल्क देने ब्ला ब्ला, और उसके बाद उसका जो हमने एनोटेट किया, एनोटेट हमारे लोगों ने किया, लाइव डेटा हमारे सर्वर से है, उसके सर्वर से लाइव डेटा है। और इसको मैं आपको दिखाता हूँ इंटायर ट्रैकिंग का प्रोसेस कैसे होता है। मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिया, ठीक है, इसको अब टैग करेंगे तो हमने यहाँ पे टैगिंग इंटरफेस ऑन किया। जैसे हम टैगिंग इंटरफेस ऑन किया, मशीन ने अपने आप उसको टैग कर दिया, जिसमें मशीन के पास नॉलेज है, ये ट्रेंड है थोड़ा सा। फिर हम देखेंगे भाई ये ग्रेटर है तो ये नाउन कॉमन नहीं होगा, ये मेरे ख्याल से एडजेक्टिव होगा, तो हमने इसको एडजेक्टिव में डाल दिया। एडजेक्टिव होगा इसमें जरूर। ये एडजेक्टिव डाल दिया, ठीक है। फिर हमने नोएडा जो है, ये नोएडा नाउन कॉमन नाउन है, वेस्ट है, वेस्ट भी अब ग्रेटर नोएडा वेस्ट है तो कॉमन नाउन का हिस्सा होगा। ये की पोस्ट पोजीशन होगी, दुश्वारियां, अब ये दुश्वारियां क्या होंगी, दुश्वारियां कॉमन नाउन हो सकता है। अब कम जो है ये कॉमन नाउन, ये कम को कॉमन नाउन कह सकते हैं, बट इसको हम ये कह सकते हैं, क्वांटिफायर कह सकते हैं जनरल में। इस ढंग से आप उसको जो भी है करके आप सेव कर लीजिए। मैं सेव नहीं करूंगा अभी, जब सबमिट करेंगे सेव हो जाएगा। तो ये टैगिंग इंटरफेस है। इसमें हम क्या करते हैं, जब टैग करते हैं हम वर्ड्स ऐड करते रहते हैं, ठीक है। ये मैंने टैगिंग इंटरफेस दिखाया आपको। इसका फिर आप चंकिंग इंटरफेस भी है। तो अभी मैं इसमें नहीं जाऊंगा, पहले एडमिन टूल में जाइए। अब इसको चंकिंग का दिखाइए, एडमिन दिखाइए चंक डेटा। हमने कोई वाक्य लिया हिंदी का, सब हिंदी समझती, मैं हिंदी का वाक्य ले रहा हूँ। अब ये इसका हमने क्या, इसको ग्रुप कर दिया। इसको क्लिक करेंगे तो फिर क्या करता है, हर एक का पूरे इंटरफेस के चंक शुरू करता है। यहाँ से यहाँ तक एक चंक है, वहां से वहां तक ये चंक है। ये लाइव डेटा है ये सारा, इसलिए मैं इसको अभी नहीं करूंगा चेंज, ठीक है। इसको करता रहता है वो। तो लेट मी जस्ट लॉग आउट ऑफ दिस, क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू चेंज द डेटा। ठीक है। अब जो है अब जो संस्कृत के डेटा देखिए, संस्कृत टैग सेट जो हमारे चंद्रशेखर जी ने, सुहास सुधीर और चंद्रशेखर जी पहले बैच के थे, उन्होंने पीएचडी बड़ा अच्छा किया था और संस्कृत का एक अपना पहला टैग सेट बनाया था। ये हमारा संस्कृत का टैग सेट है, उसका ये पब्लिश भी है। और ये हमने संस्कृत की अपनी विधि से एलैबोरेट और फाइन ग्रेन टैग सेट संस्कृत के लिए बनाया, और उसको इस्तेमाल करके हमने एक ये गाइडलाइन तैयार किया कैसे टैग करना है। हम टैग से बनाते हैं, फिर गाइडलाइन तैयार करते हैं, फिर कॉर्पोरा को टैग करते हैं। ये हमारा टैग कॉर्पोरा है। उसके हिसाब से देखिए
और फिर हमने इसी के लिए एक एक्सरसाइज किया, जो हमने ये माइक्रोसॉफ्ट के लिए टैग सेट बनाया, इल पोस्ट, उसको संस्कृत पे टैग किया। उसका टैग सेट ये है, और उसमें ये हायरार्की है, हर टैग डिफाइंड है, और ये ईगल्स गाइडलाइन पे है। हमने उसके लिए फिर टैग कॉर्पोरा बनाया ऐसे, किसी ऐसे को टैग किया। और उसके बाद इस टैग कॉर्पोरा से जब हमने मशीन को ट्रेन किया तो ये उसका रिजल्ट आया। हमने सिर्फ 200 वाक्य से ट्रेन किया, उसमें करीब 5,800 शब्द थे। मशीन ने करीब 50 वाक्य लिया टेस्ट के लिए, 150 रख लिया ट्रेनिंग के लिए। देख रहे हैं ना, उसकी एक्यूरेसी इतनी आई। वाक्य स्तर पे वो ऐसे करता है, वर्ड लेवल पे अच्छा दे रहा है कि वाक्य स्तर पे गड़बड़ा रहा है इसका। ठीक है, ये एक्यूरेसी है। और इसके लिए तो हमने जो रूल बेस्ड टैगर बनाया था वो चंद्रशेखर का था हमारा। वो टैगर आप हमारे सर्वर से यूज कर सकते हैं। अब जो ये हमने दिखा दिया सारा। अब कॉन्सेप्ट्स फॉर ट्रेनिंग एंड एनोटेटेड टेलीग्राम, बस मैं सुभाष जी में 5 मिनट और लूंगा। इज दैट ऑलराइट? हेलो सुभाष जी? I think I'll it's take okay, five. sir. I think I'll it's take 5 okay. more minutes. Okay. Now, when we train algorithms with annotated corpora, and then there is evaluation. Algorithm evaluates itself on the test data. Then there are certain terms which we need to understand. Precision. How useful the algorithm has been in finding correct results. जैसे मान लीजिए, आगे मैं इसको एग्जांपल दूंगा कि ये हमने कुछ दिया उसको करने के लिए, और उसको कहा कि भैया अब रॉ डेटा पे तुम टेस्ट करो अपने आप को। तो कहता है मैंने इतना फाइंड किया, जितना फाइंड किया उसमें से आधा ही करेक्ट था, तो उसका 50% प्रेसिजन हो गया। ठीक है, और उससे रिकॉल भी हुआ कि जो जितना फाइंड किया उससे ज़्यादा उसमें फाइंड करने थे, और भी ज़्यादा था उसका। तो उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। एक एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हम फ्लावर्स आइडेंटिफाई, जैसे गूगल का जो लेंस है उस तरह की ट्रेनिंग उसकी। मान लीजिए कि हम कहें कि एक डेटाबेस है जिसमें कि 1 मिलियन 10 लाख फूल हैं, और वो सारे फूल 10 तरह के हैं, 10 तरह की कैटेगरी फूल की है, कोई गेंदा है, कोई चंपा है, चमेली, इस तरह के। और हमने मशीन को ट्रेन किया, राइट। उसके बाद जो ट्रेन मशीन है, हमने जो 20% मशीन ने रख लिया अपने टेस्टिंग के लिए, उसको उसने किया, और 6 तरह का उसको फ्लावर मिलता है। ये 4 तरह का फ्लावर नहीं ढूंढा, वो 6 तरह का फ्लावर मिला उसको। ठीक है, उस ट्रेन डेटा में सारे, ट्रेनिंग डेटा में 20% में सारे फ्लावर थे, लेकिन मशीन को 6 तरह का ही फ्लावर मिला उसमें। अब जो 6 तरह का फ्लावर मिला काइंड्स, मशीन 2 जो था वो फ्लावर नहीं था, कुछ और था, पत्ते थे, मान पत्तों के पिक्चर्स थे। इसको हम कैसे निकालेंगे एक्यूरेसी? जो उसका प्रेसिजन हुआ 4/6 हुआ। 6 में उसका 4 सही था, 2 गलत था, तो उसकी प्रेसिजन हो गया 4/6। और रिकॉल जो हुआ उसका ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव एक्यूरेसी, क्योंकि 10 तरह का फ्लावर ढूंढना चाहिए था उसको, उसने 6 ही कहा रिजल्ट दिया, उसको 10 रिजल्ट देना था, उसने 6 रिजल्ट दिया। उसका जो ओवरऑल रिकॉल हो गया 4/10, 0.4% हो गया, 40% हो गया, राइट। अब इसी को हम दूसरा एग्जांपल दें पार्ट ऑफ स्पीच टैग में। मान लीजिए कि हमारे प्रोग्राम में 10 एग्जांपल है पीओएस टैग्स के, जहां के उस 20 पता करना तो 10 ही पता किया उसने। ठीक है, तो उसका एक्यूरेसी जो है उसमें 6 सही थे उसके। हमने कोई डेटा दिया मशीन को पार्ट ऑफ स्पीच टैग्स फाइंड करने के लिए, उस डेटा में 10 तरह के टैग्स हैं, और मशीन सिर्फ जो है 20 तरह के टैग्स है डेटा में, और मशीन 10 ही टैग को ढूंढ के लाता है। और जो 10 ढूंढ के लाया उसमें 6 ही उसके करेक्ट है, उसकी एक्यूरेसी प्रेसिजन हो गई 6/10, और उसका जो रिकॉल हो गया 6/20 हो गया। जिसको कॉम्प्रिहेंसिव एक्यूरेसी। अब जो ट्रू पॉजिटिव है, जो करेक्ट रिजल्ट्स वेरीफाइड बाय गोल्ड डेटा सेट, जो उसने 10 रिजल्ट दिया उसमें से 6 को वेरीफाई हुआ, तो 6 उसकी ट्रू पॉजिटिव हो गया। लेकिन 4 जो मशीन समझता है कि मैंने सही निकाला वो गलत है, तो उसको हम फॉल्स पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, अब इस सब में हो क्या रहा है? जस्ट टेक 2 more minutes. We are all doing statistical inferencing. ये शब्द है नहीं अंग्रेजी में, मैंने इसको बनाया है। We take some data generated in accordance with some unknown probability. हमने कोई डेटा लिया, हिंदी का, अंग्रेजी का, नेचुरल लैंग्वेज का डेटा, और उसमें हम इन्फ्रेंस निकालते हैं कि इसमें वर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, टैग क्या है, ये बेसिकली हो रहा है।
मैं नहीं पता कि उस वाक्य को बनाने वाले ने क्या लॉजिक इस्तेमाल किया बनाने में उसको, ठीक है, लेकिन उसको हम वाक्य को देख के हम पता करते हैं कि क्या लॉजिक रहा होगा. दैट इज द इन्फ्रेंसिंग दैट वी आर डूइंग. और जो सारे जो एग्जांपल्स अबव जो दिए हमने, दे फिट इन द कैटेगरी ऑफ लैंग्वेज मॉडलिंग, जहां पर कि वी प्रेडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड पैटर्न गिवन द प्रीवियस वर्ड्स एंड पैटर्न्स. वाक्य में जो वाक्य सेंटेंस जो शब्द होता है, अगला शब्द क्या होगा. जैसे अभी ये प्रेडिक्टिव कीबोर्ड जो हम लोगों ने बनाया संस्कृत के लिए, जो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि आप एक वर्ड टाइप करेंगे, अगला वर्ड क्या होगा मशीन प्रेडिक्ट कर देगा. वो कैसे प्रेडिक्ट करता है? बेस्ड ऑन व्हाट पीपल टाइप नॉर्मली. दैट इज द स्टैटिस्टिक्स, दैट इज द प्रेडिक्टेबिलिटी. इसमें जो फाउंडेशनल थ्योरीज हैं दो जानना जरूरी है. एक तो होती है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, दूसरी होती है इंफॉर्मेशन थ्योरी. ठीक है. प्रोबेबिलिटी हम क्या करते हैं कि बेसिकली उसके बाद क्या आएगा उसको गेस करते हैं, क्योंकि जब फैक्ट्स बहुत क्लियर नहीं होता है तो वी हैव टू इन्फर बेस्ड ऑन सर्टेन पैटर्न डिस्ट्रीब्यूशन. A role of a good theory is to find the right model for such predictions. अब इसकी इस प्रेडिक्शन के लिए सबसे बढ़िया मॉडल क्या होगा उसको हम ढूंढने का प्रयास करते हैं. And how likely something is going to happen. अब जैसे मान लीजिए कि एक प्रीवियस टैग को हमको प्रेडिक्ट करना है, उस भाषा में 25 टैग है, तो वो 25 उसका स्पेस हो गया, सैंपल स्पेस हो गया. उनमें से कोई भी एक टैग वहां हो सकता है, लेकिन कौन सा टैग मोस्ट अप्रोप्रिएट है ये पता करना will be the ultimate prediction, right prediction. इसके लिए जो है we use prior probability. पहले क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या एक दूसरे को कंडीशन कर रहे हैं, कंडीशनल डिपेंडेंस, कंडीशनल इंडिपेंडेंस, जो इवेंट्स का डिपेंडेंस एक दूसरे पे, इंडिपेंडेंस, सैंपल स्पेस में जितने इवेंट्स हैं उनका आपस में डिपेंडेंस, उनका इंडिपेंडेंस. और जो मैंने ऊपर बताया था बायस थ्योरम, जहाँ की हम स्वैप कर देते हैं डिपेंडेंस के ऑर्डर को, और जो फिर बायस रीजनिंग थ्योरी बताया मैंने आप पहले. इंफॉर्मेशन थ्योरी में हम क्या करते हैं, नॉर्मली ये इंफॉर्मेशन थ्योरी we talk about quantification, storage, communication. जो कम्युनिकेशन हो रहा है तो ऑप्टिमम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नॉइजी चैनल है कि नहीं है, नॉइजी चैनल में कैसे हम डेटा को ऐसे रिप्रेजेंट करें कि मैक्सिमम आउटपुट आए, थ्रूपुट उसका बढ़िया हो. इसको तो हम इंफॉर्मेशन थ्योरी को हम किसी भी चीज में इस्तेमाल करते हैं. इलेक्ट्रिकल फ्लो में भी हम इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, लैंग्वेज इंजीनियरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं. तो शैनन ने फोर्डीज में डिस्कवर किया था. व्हाट वी डू, वी मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर एन इम्परफेक्ट कम्युनिकेशन चैनल. अब चैनल इम्परफेक्ट है, अनसर्टेन है, तभी इसका हम इस्तेमाल करेंगे. चैनल परफेक्ट है, बढ़िया ग्रामेटिकली कंस्ट्रक्टेड सेंटेंस है, सब लोग अनएम्बिगुअसली बात कर रहे हैं, जो आमतौर पर समाज में होता नहीं, तो कोई जरूरत नहीं है इसकी. जब समाज में इम्परफेक्शंस हैं, हमेशा आपको गेस करना पड़ता है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. देयरफॉर वी यूज एंट्रोपी, डेटा कंप्रेशन करते हैं. अभी एंट्रोपी नेचुरल लैंग्वेज पे एक है कि एंट्रोपी इज अ मेजरमेंट अनसर्टेनिटी. ये मैंने पहले बताया आपको, इसलिए मैं इसको स्किप करता हूँ. कि जो नॉइजी चैनल मॉडल है कि हाउ कैन बी ऑप्टिमाइज इन टर्म्स ऑफ थ्रूपुट एंड एक्यूरेसी. जब नॉइज है चैनल में, डेटा में बहुत वेरिएबिलिटी है, बहुत सारा जो कम्युनिकेशन स्लिप शॉट्स हैं, और कई बार लोग बोलने में भी क को ग बोल दिया, हमें लगता है कि क को ग बोल रहे हैं, काना है कि गाना है ना. तो ये सब सारे जो नॉइज हैं, इनएक्यूरेसीज हैं, इसको हम ऑप्टिमाइज कैसे करें, ये मॉडल इसके लिए अप्रोप्रिएट होता है. Goal is to encode message in such a way that it occupies minimal space while still containing enough redundancy to be able to detect errors. अब ये जो हम इसको ऐसे इसको हम इनकोड करें कि कम से कम स्पेस में जाए और फिर भी जो रिडंडेंसी है उसको डिटेक्ट कर सकें. ये सिर्फ लैंग्वेज में ही यूज नहीं होता है, नॉइजी चैनल मॉडल हर जगह इस्तेमाल होता है. लैंग्वेज में अब इसका इस्तेमाल एआई के थ्रू होने लगा है, राइट. तो ये मैंने एक given the time that we have, I took 10 more minutes. Given the time which I have, I've been able to give you a very basic idea. I'm saying it again because machine learning is a series of courses जो आपको करने चाहिए, यदि आप इसमें इंटरेस्ट रखते हैं. तो मुझे लगता है जो आगे का इसका जो लेवल 2 वर्कशॉप होगा उसमें हम इसको आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी. Thank you, sir. Hello. Yes, now can we take questions? Yes, sir. Yes, sir. Chat window is open for question. Chat window खोल दिया गया है, आप question type कर सकते हैं अगर किसी को चाहिए तो. Let me close my share, right? Sure, sir. Sharing.
Or, you know, I can send my email address in the chat. Shall I just send my email address in the chat? Let them Sure. communicate with me directly. Sure, sir.